इस कॉन्फ्रेंस में मैं क्यों हूं मुझे नहीं पता। वो तो कुछ कहना है कोई बात मैं नहीं कर सकता जो सच्चे लोग अभी कह रहे थे। वो बात मैं जरूर कहूंगा जो मरीज महसूस करता है, उसके अटेंडेंट होने के नाते कभी कभी जो मैंने अस्पतालों में देखा है और इन आविष्कारों का जो दुष्प्रभाव है और इस दिशा में और आविष्कार इनोवेशन करने की जरूरत है, इसकी चर्चा में जरूर करना चाहूंगा। आजकल इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन तीव्र गति के बीच साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने बार बार एक प्रश्न ये उठता है कि नेचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि क्या है। अनेक लोग अनेक प्रकार की बात करते हैं, ह्यूमन ब्रेन से लेकर के जियोलॉजिकल वंडर्स तक इस तरह के अनेक जवाब पूछने को लोग बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम का जिक्र उसमें छूट जाता है, जो मैं समझता हूँ कि आवश्यक है उसका जिक्र हुआ। और मैं मानता हूँ कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम ये प्रकृति की सबसे अद्भुत उपलब्धियों में से एक है। प्राचीन संस्कृति की ओर हम जाए तो हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में बात कही गई है, व्याधि क्षमत्व सामर्थ्य व्याधि नाम बलवत्वे। अर्थात शरीर में ही रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता, यानी इम्यूनिटी, यही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। और इसलिए इम्यून सिस्टम को एक असाधारण जटिलता से निर्मित एक जीवन संरचना, एक लिविंग आर्किटेक्चर के रूप में देखा जा सकता है। एक ऐसा सिस्टम है जो सब कुछ याद रखता है, भी अडॉप्ट करता है और मित्र और दुश्मन दोनों में भेद करना भी जानता है। बहुत सटीकता से शरीर के लिए डिफेंस भी तैयार कर सकता है। अगर इसके काम को फोटो या फिल्म में उतारा जाए तो कई लोग हैरान होंगे कि सिस्टम जिस तरह से काम करता है उसके सामने कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी की तो नहीं पड़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इस ऑडिटोरियम में उपस्थित एक महानुभाव का आजीवन उद्देश्य इस सिस्टम को और गहराई से समझने और इसके साथ अधिक दक्षता के साथ काम करने और मनुष्य के स्वास्थ्य की सेवा में इसकी शक्ति का पूरा उपयोग करने में लगाने का मन बनाए हुए लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए इस कार्य के लिए आप सबने जो अपना जीवन समर्पित किया है, मैं हृदय से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मिशन आज जितना महत्वपूर्ण हो गया है, शायद पहले इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसकी दिशा काफी हद तक इस बात से निर्धारित हो रही है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अभी कोविड पैंडेमिक का जिक्र हुआ है। पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से उसने याद दिलाया था कि इन्फेक्शियस डिजीज सीमाओं और प्रगति से भी आगे है, उसके परे है। और कोविड पैंडेमिक ने हमें यह सिखाया कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी नींव में साइंस कितना मजबूत है, और साइंस की मजबूती इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि उस देश की रिसर्च कम्युनिटी कितनी मजबूत है। कोविड पैंडेमिक के समय में जब वैश्विक समाज कठिन चुनौतियों से जूझ रहा था, तब इम्यूनोलॉजिस्ट, वैक्सीन डेवलपर्स, क्लिनिकल रिसर्चर्स, इन सबने बहुत तत्परता से अभूतपूर्व और मैं कहूँ कि तपस्या और मिशन के साथ काम किया।
रिकॉर्ड समय में ऐसे इंटरवेंशन विकसित किए जिन्होंने मानवता को बचाने में बड़ा सहयोग किया। तो मुझे लगता है काम खत्म नहीं हुआ, और मैं मानता हूं कि आज भी इन्फेक्शस डिजीज उन्होंने मनुष्यों का जीवन छीन रही है, इन्हें बचाने की संभावना साइंस में है। और इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए इम्यूनोलॉजिकल इनोवेशन की निरंतर आवश्यकता है। अगर मैं जिक्र करूं जो अखबारों में पढ़ करके मुझे समझ में आया है कि अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का संक्रमण तेज गति से बढ़ा है और ये वैज्ञानिकों की परीक्षा ले रहा है। फिर मैं कहीं पढ़ रहा था कि 2 दिन पहले ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट वैक्सीन विकसित करने में जुट गए। इस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भविष्य में नई नई चुनौतियां आप सबकी परीक्षा लेने वाली है। आउटब्रेक की तैयारी साइंटिस्ट कम्युनिटी का मैं समझता हूँ कि ये नैतिक दायित्व है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे विश्वास है कि आउटब्रेक की चुनौतियों से निपटने के लिए इम्यूनोलॉजी इस मिशन की आधारशिला बन सकती है। आप सब लोग डोमेन एक्सपर्ट हैं, लेकिन सामान्य रूप से हेल्थ सेक्टर में हो रहे एडवांसमेंट को जितना मैं समझ पाया हूँ, उससे मुझे लगता है कि इम्यूनोलॉजिकल साइंस में पहले जो चीजें कल्पना मात्र थी और वो हकीकत बन गई है। किसी ने कहा कि कैंसर ट्रीटमेंट में पहले सर्जरी, कीमोथेरेपी, अब इम्यूनोथेरेपी। लेकिन इम्यूनोथेरेपी में निजी तौर पर ऐसे अनेक मरीजों को जानता हूं कि जिनको इम्यूनोथेरेपी दी गई 80% को हार्ट अटैक हो गया। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एकदम अधिकृत आंकड़ा दे रहा हूँ। जितने लोगों को इम्यूनोथेरेपी दी गई 80% लोग हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो जाते। तो इस पर भी सोचने की जरूरत है कि इम्यूनोथेरेपी उसमें यूजफुल है कि नहीं है। और मैं निजी तौर पर ऐसे 7-8 मरीजों को जानता हूँ जिनको इम्यूनोथेरेपी दी गई 9वें-10वें डोज के बाद उनमें हार्ट की नई बीमारी आई है। अभी भी इस बात पर नए रिसर्च हो रहे हैं ताकि की चुनौती का समाधान कैसे किया। मैं समझता हूँ हेल्थ सेक्टर की आज एक बड़ी क्रांति ये प्रिसिजन मेडिसिन है, लेकिन ये भी सच है कि इसकी सफलता काफी हद तक इम्यूनोलॉजी पर ही निर्भर है। और मेरी अपेक्षा होगी कि विभिन्न डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन से जुड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस कॉन्फ्रेंस में कोलैबोरेशन के साथ इस बात पर चर्चा करें कि बायोमेडिकल इतिहास में जाएं तो बायोमेडिकल डिस्कवरी का इतिहास मूलतः कोलैबोरेशन और आपसी संवाद का ही इतिहास है। एक साइंटिस्ट का ऑब्जर्वेशन दूसरे साइंटिस्ट के सवालों से जब क्रिएटिव रूप से मिल जाता है तब समाधान निकलते हैं जो मेडिकल साइंस को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि ये कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में आयोजित की जा रही है। डॉक्टर गनई बता रहे थे क्यों जम्मू कश्मीर में, मैं उसका दूसरा कारण मुझे समझ में आता है। प्राचीन काल से ही देखें तो नॉलेज और साइंटिफिक डिस्कवरी का ये केंद्र रहा। और कल्याण की राजतरंगिणी जिन्होंने पढ़ी है उसमें इस बात का जिक्र है कि प्राचीन काल में भी श्रीनगर में अनेक अस्पताल थे जो पब्लिक हेल्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे जब देश के दूसरे हिस्सों में ऐसे हॉस्पिटल नहीं थी। मुझे लगता है शायद इसके कारण आप लोगों ने सुना, और इसलिए श्रीनगर से पब्लिक हेल्थ में एक नई शुरुआत हो इसलिए भी आवश्यक है। सभी को भविष्य की तैयारी अभी से शुरू जरूर करनी चाहिए। मैं विशेष रूप से 3 आग्रह आपसे करूंगा। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल करके इम्यूनो एआई फ्यूजन सिस्टम जितना जल्दी हम डेवलप कर सकते हैं, यहाँ भी और अलग अलग राज्यों की इम्यून प्रोफाइल विकसित करने में क्या इससे मदद मिलेगी, ये एक विचार का विषय है। सभी साइंटिस्ट से
मेरा आग्रह दूसरा होगा, क्लाइमेट इम्यूनिटी पर भी अब विशेष काम करने की जरूरत है। रोजमर्रा हम लोगों के मिलने वाले लोग हैं जो इससे परेशान हैं, श्रीनगर में भी, देश के दूसरे शहरों में भी, जिस तरह से वातावरण बदल रहा है उससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और ग्लोबल पैंडेमिक की तैयारी के लिए ये काम मुझे लगता है कि अर्जेंट बेसिस पर हो। और तीसरी बात, मैं ट्रांसलेशनल मेडिसिन से जुड़े स्टेक होल्डर से निवेदन करना चाहता हूं कि लैब डिस्कवरी और प्रैक्टिकल पेशेंट केयर के बीच जो समय है बहुत ज्यादा है। इस गैप को कैसे हम कम कर सकते हैं ताकि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को नए डायग्नोस्टिक टूल्स, मेडिकल डिवाइस और थेरेपीज की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। अब ऐसी डिवाइस इंजीनियर भी बनाने लगे हैं। IIT कानपुर में कश्मीर के ही प्रोफेसर हैं जो कई प्रकार की डिवाइस हमने बनाई है, जिसका मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही देश के अनेक मरीज उसका लाभ पा सकेंगे। मैं जानता हूं कि यहाँ उपस्थित सभी मित्रों का उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना, अतीत से सीखना और उन चुनौतियों के लिए तैयार रहना है जिनका सामना वे अभी हमें भविष्य में करना बाकी है। मैं आभारी हूं कि आप सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सामान्य रूप से मैं बात करता हूँ, उसका ध्यान मैंने खुद रखा। जो लोग सीरियल देखने के आदी हैं तो अच्छा सीरियल जब चलता है तो विज्ञापन थोड़ी देर का ठीक लगता है। अभी तक सीरियल के पात्र आपने देखे, विज्ञापन के लिए इन्होंने मुझे उपस्थित किया तो मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए विज्ञापन के तौर पर खड़ा था और आप सबको मैं साधुवाद देते हुए इस कॉन्फ्रेंस के सफलता की कामना करता हुआ अपनी बात में ही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।